वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका और हम बात कर रहे हैं कुछ अहम नतीजों की। पीटीसी इंडिया फाइनेंस ने तीसरी तिमाही में मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। प्रोविजनिंग की वजह से Q3 में कंपनी के मुनाफे में गिरावट हुई है, लेकिन एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन दिया है। कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ राजेंद्र मोहन मल्ला। गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्ला। सबसे पहले जिस तरह के प्रेशर दिख रहे हैं नंबर्स में, आपको क्या लग रहा है, कहां से दबाव झेलना पड़ा है? थैंक यू वेरी मच प्रियंका। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा कि आपके 10 साल कंप्लीट हुए हैं। सो विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई विश यू कीप ऑन डूइंग ग्रेट वर्क जो आप कर रहे हैं। जहां तक आपने हमारे नंबर्स का सवाल किया, तो लेट मी शेयर यू आवर नंबर्स आर इंटैक्ट। इट इज ये पहला क्वार्टर है कि जब हमने इंटरेस्ट इनकम इटसेल्फ को 200 करोड़ से क्रॉस किया है। और अगर हम इसको कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर पिछले साल में देखें तो हमारी इंटरेस्ट इनकम में लगभग 67% की वृद्धि हुई है। पिछले क्वार्टर 2014 का जो 13 का क्वार्टर था, उसमें हमने एक डिसइन्वेस्टमेंट करी थी जिसमें हमने लगभग 80 करोड़ रुपए का मुनाफा का था। अगर उसको निकाल दें तो हमारी ग्रोथ बिल्कुल इंटैक्ट है। हमारी लोन बुक की ग्रोथ लगभग 75% हुई है पिछले 12 महीने के अंदर। हमारे निम्स प्रोटेक्टेड हैं, 6% से ज़्यादा हैं। हमारा इंटरेस्ट स्प्रेड 4.3% है, वो भी पूरी तरह इंटैक्ट है। तो जहाँ तक इस तिमाही के नतीजे हैं, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस में हैं। बट आपका एक सवाल था प्रोविजनिंग का। जहां तक प्रोविजनिंग का सवाल है, मेरे ख्याल से हम एक अकेले एनबीएफसी हैं जो कि स्टैंडर्ड एसेट्स में भी 0.5% का प्रोविजन करते हैं, जबकि रिजर्व बैंक के हिसाब से सिर्फ 25 पैसा अभी करना है और 2018 तक हमें 0.4 पे जाना है, बट हम 0.5 करते हैं। तो जैसे हमारी लोन बुक बढ़ती है, फॉर एग्जांपल अगर हम दिसंबर के महीने में भी कोई डिसबर्समेंट करते हैं, चाहे 25 दिसंबर को भी या 26 दिसंबर को भी कोई हम डिसबर्समेंट करते हैं, तो 31 दिसंबर को उस स्टैंडर्ड एसेट के अगेंस्ट भी हमें 0.5% प्रोविजन हम कर रहे हैं। तो हमारी जहां तक एनपीए का सवाल है, वी हैव निल नेट एनपीए। तो ये जो प्रोविजन है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए प्रोविजन है। एंड मुझे लगता है कि ये प्रोविजन करना इन द लॉन्ग रन हमारे लिए अच्छा है। दैट इज वाई हम इसमें थोड़ा हायर प्रोविजन करते हैं। मिस्टर मल्ला, आपसे समझना चाहूंगी, अगर लोन बुक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो क्या ये सही दिशा में जा रही है? आप जिस तरह के ग्रोथ की उम्मीद रख रहे थे, वैसी आप देख भी रहे हैं? बिल्कुल ठीक, मैं ऐसी ग्रोथ देख रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हमने अपना फोकस रिन्यूएबल एनर्जी में रखा हुआ है। और जब मैं रिन्यूएबल की बात करता हूं तो मैं सोलर और विंड एनर्जी की बात करता हूं। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर ये हमारे लिए बड़ी किस्मत की बात है कि लगभग 330 दिन तक हमारे यहाँ सूरज की रोशनी होती है, और जबकि सोलर एनर्जी में आज तक हमारी कैपेसिटी सिर्फ 3000 के करीब मेगावाट है। दुनिया का एक गोल है कि अगले कुछ वर्षों में 20% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुड बी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। और हमारे देश ने भी एक विकल्प किया है कि हम 2022 तक 1 लाख मेगावाट सिर्फ सोलर एनर्जी से करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का इंटरेस्ट न सिर्फ छोटे उद्योगपति बट बड़े उद्योगपतियों ने भी अब सोलर एनर्जी में लेना शुरू किया है, जिस तरह से कि मल्टीलेटरल एजेंसीज हमसे जुड़ रही हैं और वो चाहती हैं कि इस तरह के लोन्स हिंदुस्तान में दिए जाएं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022-23 तक न सिर्फ हम 1 लाख मेगावाट सिर्फ सोलर एनर्जी से कर पाएंगे, बट मैं तो ये ड्रीम देख रहा हूं कि हिंदुस्तान उस तक दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा जहां पे कि सोलर एनर्जी होती है। और सोलर एनर्जी जिसकी कॉस्ट लगभग 16-17 करोड़ रुपए पर मेगावाट होती थी, आज घट के 6 और 7 करोड़ मेगावाट के बीच में आ गई है। तो उसको अगर हम ट्रांसलेट करें कि इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट, उसकी कॉस्ट आज 5.5 से 6.5 के करीब आ गई है। और जिस तरह की डेवलपमेंट सोलर एनर्जी में हो रही है, क्योंकि एक बार आप सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं, आपको कोई रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, जो कि एक थर्मल में आपको कोयले की जरूरत होती है। इवन हाइडल में पानी आना बड़ा जरूरी होता है, और वो
किसी महीने में ज्यादा होता है, किसी महीने में कम होता है, जबकि सूरज ऐसी चीज है कि जो लगभग हमें सारा साल ही रोशनी दे सकता है। और तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो बिजनेस हमने फोकस रिन्यूएबल में किया हुआ है, और लगभग 50,000 विंड एनर्जी की बात हो रही है हमारे देश में, तो मुझे लगता है कि बिजनेस ग्रोथ जो हमारी इसमें है वो लगातार बनी रहेगी। शुक्रिया मिस्टर मल्ल, आज सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ राजेंद्र मोहन मल्ल कंपनी की स्ट्रैटेजी और कंपनी के रिजल्ट्स पर चर्चा कर रहे थे हमारे साथ। और अब सिमी आपके पास आना चाहूंगी, और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स के अगर आप जब चार्ट्स देखती हैं, आपको किस तरह से ये कंपनी दिख रही है, क्या आप कहना चाहेंगी? देखिए प्रियंका, पीटीसी मुझे चार्ट में बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये एक मेजर सपोर्ट को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। एक मीडियम टर्म भी चार्ट अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक अप ट्रेंड चैनल जो है वो मेंटेन कर रहा है। 100 से 105 के बीच में रेजिस्टेंस नजर में आ रहा है, जो कि इसका डबल टॉप भी है। इसी के आसपास ये स्टॉक लगातार 2 बार हाई बना के वहाँ से सेल ऑफ दिखाया था। तो अभी वापस अगर 100 से 105 का रेंज क्रॉस करेगा तो इसमें फ्रेश मोमेंटम आ सकता है, और ये आगे जाके हो सकता है कि 122-25 तक लेवल चला जाए। फिलहाल मैं ये कहूंगी कि अगर थोड़ा सा डीप में ये स्टॉक मिलता है तो 85 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है, क्योंकि उसी के आसपास इसका 200 डेमा भी है। तो कोई भी पोजीशन अगर यहाँ पे एंट्री लिया जाता है या थोड़ा सा डीप में, तो 85 के नीचे कहीं पे भी स्टॉप लगा के एंट्री लिया जा सकता है 105 का मिनिमम टारगेट के साथ, और 105 क्रॉस करने के बाद 120 से 125 का नेक्स्ट टारगेट। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करेंगे अपने दर्शकों के सवाल, खास तौर पर महिला दर्शकों के सवाल, जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ सिमी कॉमिक और शर्मिला जोशी बनी हुई हैं।